हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं काफी क्विकली रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर मेरी मच अवेटेड रिलीज हुई फिल्म निमोना की, जो कि यहाँ एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट है, वो भी ब्लू स्काई स्टूडियो का। नाम भी याद है कि भूल गए? अगर नहीं याद तो याद दिला दूं कि आइस एज और 20th सेंचुरी फॉक्स, इन सभी का साथ मिलाकर इस स्टूडियो को बनाया गया था, जिन्होंने आइस एज, रोबोट्स, ऐसी कई सारी अच्छी मूवीज दी थी। जिसके बाद डिज्नी का मर्जर हुआ और फिर क्या इस स्टूडियो को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया। और अगर रीजन की भी बात करें तो वो भी कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि डिज्नी के पास खुद का उनका स्टूडियो था, यानी कि एनिमेशन डिपार्टमेंट था पिक्सर, और वर्ल्ड डिज्नी जैसा स्टूडियो भी, तो वो लोग तीसरा एनिमेटेड स्टूडियो रखे क्यों, इसलिए ताला लगाना सबसे ज्यादा बेस्ट था। लेकिन इस स्टूडियो की लास्ट फिल्म की बात करें तो विल स्मिथ और टॉम हॉलैंड जैसे एक्टर को लेकर, एक्टर्स को लेकर के एक फिल्म में वॉइस दी गई थी, जो की थी शायद स्पाइस डिस्कस, ऐसे कुछ ही नाम था यार, नाम याद नहीं, स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी, अंदाजा लगा लो। लेकिन उस फिल्म को लेकर जो स्टूडियो की उम्मीदें थी, यानी कि डिज्नी वालों की कि फिल्म अगर चल जाए तो वो लोग ब्लू स्काई स्टूडियो को भी देखेंगे, लेकिन हुआ वैसा कुछ नहीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ज्यादा अच्छी कमाई नहीं की, जिसके बाद उस स्टूडियो को शट डाउन कर ये आश्वासन दे दिया गया कि इस स्टूडियो का जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है तो वो था निमोना, जिस प्रोजेक्ट के राइट्स उन लोगों ने साल 2015 में एक्वायर कर लिए थे, और 70% का काम इस स्टूडियो का ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को लेकर हो चुका था। यानी कि बाकी का काम बनता था डिज्नी वालों का कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराकर इसे सीधे थिएटर में रिलीज करें, जो कि उनकी प्लानिंग थी। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इसी प्रॉब्लम के चलते इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डब्बा बंद कर दिया गया डिज्नी वालों की तरफ से। और फिर क्या था, अन्नपूर्णा जैसा कोई स्टूडियो था, उसने इसके राइट्स बाय किए और नेटफ्लिक्स वालों को बोले कि तुम खरीदोगे तो हम फिल्म बना रहे हैं। और फिर क्या, ये फिल्म बन गई और इतने धीरे धीरे हौले हौले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। जिस फिल्म की अगर कास्टिंग डिपार्टमेंट के बड़े दो नामों की ही बात करें, क्योंकि मुझे दो ही नजर आते हैं, बाकी के एक्टर मैं पहचानता नहीं, तो उनमें से एक रिज अहमद है, जो कि इस फिल्म में नाइट बैलिस्टर के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दे रहे हैं, यानी कि जनता के बीच से निकला हुआ एक ऐसा नाइट जो बिना किसी नेपोटिज्म के अपने बलबूते पर खुद को साबित करने में कामयाब हुआ है। लेकिन किसके लिए? नाइट के नाम के अलावा तो उसकी बात की जाए तो वो काम है मॉन्स्टर्स को मारना, उनके शहर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि डायरेक्टर उन्हें वही काम देती है जिसका असली हकदार एक और कैरेक्टर भी होता है, यानी खून का वंशज, जो शायद से एम बरिस है, यही शायद नाम है। फिल्म देख लेना, समझ जाओगे, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा खास है। इन दोनों के बीच, समझ रहे हो ना, नेटफ्लिक्स वाला प्यार है। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है कि नाइट्स के पीछे लग जाती है पूरी की पूरी वहाँ की सरकार और खुद डायरेक्टर भी, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है सीधे जाकर निमोना के कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर को वॉइस मेरी फेवरेट एक्ट्रेस क्लोई ग्रेस ने दी है। और नो डाउट वो अपने कैरेक्टर के साथ में बहुत ही ज्यादा जस्टिस करती है। और उसके बाद बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये 1 घंटे 20 मिनट की एक क्रेडिट काफी ज्यादा लंबी है, फिल्म देखनी है तो आप देख सकते हो, नहीं देखना मेरा ओपिनियन रहेगा। और अगर देखना है तो बच्चों को दूर रख करके इस प्रोजेक्ट को देख लो, क्योंकि रेटिंग्स के मामले में रोटन टमाटो वाले इस पर अपना प्यार निछावर कर रहे हैं, और उसी प्यार के चलते मैं काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे मिली डिसअपॉइंटमेंट और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। रीजन मैंने नेटफ्लिक्स का प्यार आपको बताया ही है, यानी कि इस यूनिवर्स में जो नेटफ्लिक्स वालों की भसड़ है वो तो शामिल ही है, इसी के साथ साथ व्हाइट पीपल डम होते हैं, ये फिल्म ये भी बताती है। बाकी कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए, और निमोना के कैरेक्टर को लेकर जो मिस्ट्री बिल्ड की गई थी खुद इसके ऑफिशियल राइटर की तरफ से, जो कि स्टीवेंसन है, जो पहले वो थे, अब वो शी दे वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो उनका ये पिच जब वो लड़की कहलाई जाती थी साल 2012 का था, और उस टाइम की स्टोरी टेलिंग में कैरेक्टर्स की कहानी बिल्कुल सिंपल, एकदम क्लीन थी। जिसके बाद किसी कंपनी ने एक्वायर किया, और जब उनकी सोच बदली ठीक मैट्रिक्स रेजरेक्शन फिल्म के राइटर डायरेक्टर की तरह, तो उन्होंने यहाँ पर गुड़ का गोबर करने में जरा भी टाइम नहीं लगाया। यानी कि ये उनकी स्टोरी है, लेकिन इस पर ब्लू स्काई वाले स्टूडियो खुद के टेक के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में डिज्नी वालों ने भी सोचा कि वो भी हाथ धो लेंगे। लेकिन डिज्नी वालों की जिस तरीके से लगी पड़ी है, उन्होंने बोला हम नहीं बना रहे। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों को तो खुजली है कि वो इस तरीके के प्रोजेक्ट को पकड़कर उसी प्रेजेंटेशन के साथ रिलीज करेंगे, जिन्हें शायद से नेटफ्लिक्स के लोग देखते भी है। लेकिन मेरी नजर में ये काफी अच्छा कंटेंट था, जिसे इस तरीके की चीजों को डालकर पूरी तरीके से खराब किया गया है, एक सांस में बोल दिया, जो अगेन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर राइटर की सोच अपने कैरेक्टर को ही लेकर शुरुआत में जब काफी ज्यादा अलग थी, तो उसी प्रेजेंटेशन के साथ उन्हें अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ही देम इन्हीं सारी की सारी बेकार चीजों को इसमें इंक्लूड कर एक तो निमोना के कैरेक्टर को पूरी तरीके से मिस्टीरियस कर दिया गया, यानी उसकी कोई, समझ रहे ना, जेंडर है ही नहीं। बाकी कैरेक्टर कहाँ से आई थी कहाँ से नहीं, राइटर्स ने उस पर भी फोकस नहीं किया, जो कि वो पहले से नहीं कर रही, कर रहा। तो नेटफ्लिक्स वालों ने ही वैसी ही स्टोरी को लेकर इस पूरे चैप्टर को इतना जल्दी निपटाकर इस पूरी फिल्म में खत्म कर दिया कि वो लोग आगे इसे बनाने की प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है। जी हाँ, क्योंकि अगर स्टोरी देखी जाए इसकी ग्राफिक नॉवल के हिसाब से, तो ग्राफिक नॉवल में पहले स्टोरी निमोना यानी कि नाइट किंग की साइड किक और उन दोनों की स्टोरी से शुरू की जाती है, जो कि पूरी दुनिया की नजर
में काफी ज्यादा बुरे हैं और उसके पीछे का राज आगे आगे इंक्लूड किया जाता है, यानी हमें बताया जाता है कि उनकी सोच क्या है और टीम अप कैसे हुआ था और उनके पास में क्या क्या चीजें घटी थी। लेकिन यहाँ पर उस टेक को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए फिल्म को स्टार्ट किया गया और एंड भी कर दिया गया। वही चीज निकल कर आती है कि नेटफ्लिक्स वाले इस प्रोजेक्ट पर उतने ज्यादा श्योर नहीं थे, इसलिए इसकी पब्लिसिटी उतनी ज्यादा नहीं की गई। और हिंदी डब में भी प्रोजेक्ट रिलीज है, ये भी बता दूं, जिसकी अगेन हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन एनिमेशन के स्टाइल की बात करें तो इस तरीके का स्टाइल मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, जिसे हाँ मैं सीधे सीधे कंपेयर व्हाट इफ से भी जाकर कर सकता हूँ। अब व्हाट इफ कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था एनिमेशन स्टाइल में, बट इस तरीके का स्टाइल अगेन कहूंगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यानी नेटफ्लिक्स वाले कुछ अलग करने के चक्कर में बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाए और एक अच्छी स्टोरी को वेस्ट करते हुए इस फिल्म को हम इंडियन ऑडियंस और फैमिली से कोसों दूर करवा दिया। बाकी अब आपका ओपिनियन, आपकी चॉइस, वो डिपेंड करती है आप पर कि आप इस फिल्म को कैसे लेते और दिखाना चाहते भी हो या नहीं। एक किस्सा है एंड में, बस इतना जान लो। लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन में बच्चे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए मेरे बच्चों के लिए मैं ये फिल्म अवॉइड करते हुए अब इसके अगर बाकी दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एनिमेशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिल्म की पेस्टिंग अच्छी है जो हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती। इसके अलावा बीजीएम, साउंड ट्रैक मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिए, क्योंकि मैं फिल्म पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपना दिमाग भी खराब कर रहा था और फिल्म की स्टोरी भी देख रहा था। जिसके बाद फिर क्या, ये फिल्म अपने एक एंड पर आई, यानी कि काफी सुनी सुनाई दिखी दिखाई सी स्टोरी जो आई थिंक नेटफ्लिक्स की सी बीच जैसी फिल्म ने भी हमने देखी है, तो उससे कुछ ज्यादा अलग ये फिल्म बिल्कुल भी ना प्रेजेंट करते हुए उसी सिंपल रूट पर बढ़ रही थी, जिसमें आपको करप्ट गवर्नमेंट भी देखने मिल जाती है और काफी जल्दी लोगों को देखकर जज करने वाले लोग भी, जिनसे अगेन कहूंगा ये पूरा यूनिवर्स भरा पड़ा है। यानी अगर आप इस फिल्म को काफी ज्यादा डीपली अगर एनालाइज करने का मूड हुआ करो तो आपको फिल्म में कई सारी खामियां नजर आ जाएगी, और अगर ऊपर ऊपर से देखो तो टाइम पास की सिंपल सी फिल्म उन चीजों को बिल्कुल भी ना इग्नोर करते हुए आपको नजर आती है। जो प्रेजेंटेशन इस फिल्म में तो मुझे काफी ज्यादा फोर्सफुली लगी, और ऐसी ही प्रेजेंटेशन इन्हीं क्रिएटर्स की तरफ से शीरा जैसी एनिमेटेड नेटफ्लिक्स की घटिया सीरीज को भी दी गई है, जिस पर अगेन उस तरीके के क्रिटिक्स का प्यार काफी ज्यादा उमड़ता है। लेकिन हीमैन के यूनिवर्स से यार मुझसे अगर कुछ उम्मीद रखोगे तो मैं उन सीरीज को घटिया ही बोलूंगा जैसे मैं इसे बोल रहा हूँ। वो भी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी तो अब इसकी रेटिंग को सेट कर लिया जाए तो क्रिटिक्स का प्यार सीधे इस फिल्म को लाकर एक ही कैटेगरी में रखता है। तो वही बात की जाए मास ऑडियंस की जो काफी ज्यादा भोली होती है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर उनकी राय सीधे सिंपल सी बी की रहेगी, जिनसे थोड़ा हटकर थोड़ा बचकर अगर मैं इसे काफी ज्यादा ऑनेस्टली रेटिंग दूं यानी कि क्रिएटिविटी पर ही, तो उसमें मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म में कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया गया जिसे देखकर मैं वो कहते ना वाव वाला फैक्टर निकालकर इसे अच्छी रेटिंग दूं। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही जिन्हें अगर रखकर मैं अपनी पर्सनल खुन्नस निकालता तो इसे तो मैं सीधे डी में फेंकता, I mean इस फिल्म को। लेकिन ऑनेस्टी पर चलते हुए B- की रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जिस पर अब बनता है आपका ओपिनियन जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.